जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिस पूरे मॉडल पेपर को अगर आप साथियों देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तो मेरा मानना है कि यहां से आपका पेपर का मैक्सिमम पोर्शन साथियों फंसेगा। तो आपको अगर साथियों अपने माता पिता का सपना पूरा करना है और अपने एक ड्रीम जॉब चाहिए साथियों, जो आप मानते हैं कि एसएससी जीडी में इस बार 100% सिलेक्शन लेना है, तो अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को देखकर जाइएगा। मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत शानदार होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों सबसे पहले मैंने हिंदी के लिए हैं पूरे 20 सवाल। कितने हैं? पूरे 20 सवाल साथियों। उसके अलावा जीएस के साथियों 20 सवाल देखेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, मैथ के क्वेश्चन। रीजनिंग और मैथ के वही टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जो कलह प्रिय हो, यानी कि जो कलह को पसंद करता हो, उसको क्या कहा जाएगा साथियों? उसको झगड़ालू कहा जाएगा। राइट आंसर, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि आपको ये बताना है कि परिस्थिति कैसे लिखा जाता है। तो क्या ऐसे लिखा जाता है? नहीं, ऐसे लिखा जाता है नहीं साथियों। परिस्थिति कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए, ईद का चांद होना, ये एक मुहावरा है, आपसे कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बहुत सुंदर होने को ईद का चांद होना कहते हैं? मैं कहूंगा नहीं, बहुत समय बाद जो दिखाई देता है ना, उसको क्या कहा जाता है? ईद का चांद होना उसको कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अब आपके सामने एक शब्द है यहां पर आचार, आपको बताने कि इसका विलोम क्या हो सकता है। तो आचार शब्द का विलोम क्या होगा साथियों? अनाचार हो जाएगा। क्या आचार का विलोम आप पूछा जाए तो अनाचार बताना, और अनाचार का विलोम पूछा जाए तो साथियों आचार आपको बताने। दोनों बातें आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि मक्खियां क्या भिनभिनाती हैं, ये आएगा यहां पर शब्द। या साथियों मक्खियां खनखनाती हैं, या मक्खियां सनसनाती हैं, या मक्खियां चटचटाती हैं। तो मैं कहूंगा कि मक्खियां तो भिनभिनाती हैं, तो यहां पर खाली जगह में आपका कौन सा शब्द आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उसके बाद देखिए, नाको चने चबाना, नाको चने चबवाना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बदनाम करना, या दंग रह जाना, या तंग करना, या गुस्सा हो जाना। तो मैं कहूंगा साथियों नाको चने चबाना, यानी कि तंग करना। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको यहां पर एक शब्द दे रखा है साथियों, चंद्र। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका समानार्थी शब्द क्या हो सकता है। तो चंद्र का मतलब साथियों क्या होता है? चंद्र को हम लोग एक तरीके से चांद भी कहते हैं और चांद को साथियों सुधाकर भी कहते हैं। तो चंद्र का एक तरीके से समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? सुधाकर हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, साहित्य और जीवन का संबंध कैसा है? अभिन्न संबंध है, घोर संबंध है, पृथक संबंध है, या घंघोर संबंध है? तो आप लोग यहां पर अगर बात करें, अगर आप लोगों से मैं पूछना तो आप किसका चयन करते? आप अभिन्न का चयन करते, क्योंकि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये होना चाहिए, ना कि इन तीनों में से कोई एक। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि शुद्ध वर्तन, यानी कि जो आपके सामने आपको शुद्ध शब्द देखने को मिल रहा है वो कौन सा? देखिए, ये लालसा शब्द लिखा हुआ है, गलत शब्द है, लालसा होता है। शब्द क्या होता है साथियों? लालसा होता है। उसके अलावा अगर बात करें, ये मत्स्य लिखा हुआ है, शब्द क्या सही होता है? आधा ता और आधा सा और या हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा साथियों, अगर बात करें कौन सा शब्द यहां पर शुद्ध है, तो शोणित जो शब्द लिखा है ना, ये बिल्कुल शुद्ध है, और शुद्ध है तो साथियों यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आंखों से परे, आंखों से परे को क्या कहा जाएगा? बहुत दूर नहीं। आंखों से परे को प्रत्यक्ष कहा जाएगा? नहीं साथियों, परोक्ष कहा जाता है आंखों से परे को। इसलिए जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथियों देखिए, आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि हर एक घर से एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में एक सिलेक्शन साथियों मैं करवा दूं, यानी कि मेरा टारगेट ही यही है कि आपका सिलेक्शन करवाना। तो आप साथियों इस चैनल पर अगर नए हैं, एग्जाम फतेह चैनल पर साथियों अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं कहूंगा कि चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मुझे अगली वीडियो जल्दी लाने के लिए साथियों तैयार करता है आपका एक लाइक। ये समझ लीजिए कि आपका एक लाइक मेरे लिए ईंधन की तरह काम करता है। जैसे कि कोई गाड़ी है, उसको चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है, तो साथियों उसी प्रकार आपका एक लाइक मुझे
और मेहनत करने के लिए आपके लिए साथियों तैयार करते हैं। तो फटाफट साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और बता दीजिए कि इस 11वें नंबर वाले सवाल का जवाब क्या होगा। वही पैटर्न मैंने अपनाया है कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाए, यानी कि एग्जामिनर का जहां जहां मस्तिष्क जाएगा, मनोमस्तिष्क जाएगा, वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा और पूरा पेपर साथियों छपा हुआ आपको मिलेगा यहीं से। अब आविष्कार की अगर बात करें, आविष्कार कैसे लिखा जाता है, ये तो आविष्कार लिखा हुआ है। आविष्कार कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो। अब यहां पर अगर बात करें, जड़ते के नीचे क्या है साथियों, ये रेखांकित शब्द है। तो आपको बताना है क्या ये वर्ड यहां पर सही लिखा हुआ है, अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, या ये आना चाहिए फोड़ते हो। मैं कहूंगा फोड़ते हो भी नहीं आना चाहिए, अपना दोष दूसरों के सिर क्यों करते हो ये होना चाहिए। नहीं, जोड़ते हो नहीं साथियों, मढ़ते होना चाहिए। यही कहा जाता है ना कि अपना दोष दूसरों के सर पर क्यों मढ़ते हो। तो आपका राइट आंसर अगर है डी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अंधकार का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अंधकार का विलोम साथियों क्या होता है, प्रकाश होता है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है कि रंक का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा होगा। तो रंक का समानार्थी शब्द साथियों दरिद्र हो जाएगा। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भाड़ झोंकना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों बताइए। तो भाड़ झोंकने की अगर बात करते हैं यहां पर, तो इसको साथियों समय व्यर्थ खोना, क्या समय व्यर्थ खोने को ही कहा जाता है भाड़ झोंकना। यानी कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उनके पास प्राप्त धन है ये होना चाहिए, उनके पास उपयुक्त धन है, या उनके पास अतल धन है, या उनके पास पर्याप्त धन है। कौन सा शब्द यहां पर इस खाली जगह में आएगा, तो मैं कहूंगा कि उनके पास पर्याप्त धन है, ये इस खाली जगह में आएगा। उसके बाद देखिए साथियों, सशस्त्र प्रहरी की रक्षा कर रहे थे। तो किसकी, कोष की रक्षा कर रहे थे, कुल की रक्षा कर रहे थे, कोष की रक्षा कर रहे थे, या कोष की रक्षा कर रहे थे। तो खाली जगह में आपका कौन सा शब्द आ जाएगा, कोष आ जाएगा। यानी कि सशस्त्र प्रहरी जो थे ना, वो कोष की रक्षा कर रहे थे। ये आपका पूरा और शुद्ध वाक्य यहां पर हो जाएगा। सरस्वती, देखिए दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का आपको चयन करना है। यानी कि सरस्वती का समानार्थी इसमें से क्या होगा मुझे बताइए। तो ब्राह्मी की अगर बात करें साथियों, ये सरस्वती का समानार्थी शब्द हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्रास का साथियों विलोम आपको बताना है, क्या हो सकता है बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ह्रास का विलोम क्या होगा, रुदन होगा, या आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अपना दोष, ये तो हो चुका है भाई, ये तो हो चुका है। अगला देखिए कि अब साथियों देखिए 20 क्वेश्चन आपके हो गए किसके, सामान्य हिंदी के। अब 20 क्वेश्चन आप देखेंगे किसके साथ, सॉरी 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के हुए, और अब 21 से लेकर 40 तक आप सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी होंगे, और उसके बाद साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। यानी कि पूरा एक तरीके से मॉडल पेपर आपको यहां पर पढ़ाया जाता है एग्जाम फतेह पर, ठीक है ना। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था, यह साथियों कई बार आपसे सवाल पूछा गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ साथियों किसने लिखा। तो आनंद मठ के रचयिता कौन है, इसको किसने लिखा साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही आनंद मठ लिखा गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इनमें से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, यहां पर मुझे बोलना चाहिए सिर्फ वल्लभ भाई पटेल को। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी गई थी साथियों, वो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। किस, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो एनी बेसेंट की अगर बात करें, एनी बेसेंट ही कौन थी साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। साथियों ये सवाल जो मैं आपको करवा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो चीजें आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होती जाती हैं, वो ये समझ लीजिए उनका वो एक तरीके से स्टोर हो रही हैं, और उनका फायदा आपको कब देखने को मिलेगा, जब वही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो तुरंत साथियों सवाल आएगा ना, तो तुरंत आपका मनोमस्तिष्क क्या उत्तर आपको बता देगा कि हाँ भाई कि एग्जाम फतेह से अगर आप पढ़े हैं तो उन्होंने ये वाला आंसर इसका बताया था। ठीक है, तो बस आपको एक शर्त है कि आपके लिए एक शर्त है कि आप इसको बहुत ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखेंगे तभी साथियों ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होंगी ये सारी चीजें। चलिए
तो होम रूल लीग आंदोलन के साथियों संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट ही इसकी संस्थापक थी। ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है साथियों नई दिल्ली में। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं, यानी कि किस धर्म के मानने वाले ज्यादा रहते हैं श्रीलंका में? तो मैं कहूंगा साथियों बौद्ध धर्म के मानने वाले श्रीलंका में ज्यादा रहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए डी के साथ नहीं बल्कि सी के साथ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है? तो मैं कहूंगा यहां पर अनुच्छेद 243 के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि अनुच्छेद 243 ये एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से भारत के बारे में कौन सा कथन सही कथन का चयन करना है। तो भारत के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है मुझे बताइए। साथियों आपके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है, एक पीडीएफ को तैयार कर रही है। वो पीडीएफ आखिर उस पीडीएफ में क्या है? उस पीडीएफ का अगर बात करें वो साथियों सिलेक्शन वाली पीडीएफ है। क्या आखिर उस पीडीएफ में है? उस पीडीएफ में मैं आपको बता देता हूं साथियों 2024 के साथियों फरवरी महीने में आपका जो भी पेपर हुए थे, जो भी शिफ्ट हुई थी, उनका साथियों शिफ्ट बाय शिफ्ट सॉल्यूशन आपका उनके लिए तैयार किया जा रहा है। क्या? ठीक है ना, सॉल्यूशन साथियों उसका तैयार किया जा रहा है सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि 2024 के फरवरी महीने में जो जो शिफ्ट हुई थी उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग के, जो मैथ के, जो जीके जीएस के, जो हिंदी के, उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें साथियों बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट बनाए गए थे एग्जामिनर के द्वारा। तो मेरा मानना है कि पता क्या होता है एसएससी जीडी के एग्जाम में, जो पिछली परीक्षाएं हैं वहीं से क्वेश्चन साथियों डिक्टो उठा लिए जाते, थोड़ा बहुत चेंजेस करके सवाल साथियों उठा लिए जाते। तो वो पीडीएफ आपको दी जाएगी, उसको जब आप पढ़ेंगे ना तो मेरा मानना है कि आपकी तैयारी में साथियों जो बूस्टिंग पावर आ जाएगी वो साथियों कह नहीं सकता कितनी बूस्टिंग पावर आ जाएगी। तो उस पीडीएफ पर काम चल रहा है, बहुत जल्द वो पीडीएफ साथियों तैयार हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा, 4 से 5 दिन अभी और लगेंगे। पिछले तकरीबन ये समझ लीजिए, मेरा मानना है कि तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 दिन हो गए हैं उस पीडीएफ को, पूरी टीम साथियों जुटी हुई है, लेकिन अभी भी 4 से 5 दिन या उससे ज्यादा दिन साथियों मेरा मानना है कि लग सकते हैं। तो 20 दिन की मेहनत पूरी टीम की, तो मेरा मानना है कि उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपका सिलेक्शन करवाए। तो साथियों वो पीडीएफ आपको दी जाएगी, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वो। तो साथियों चलिए पहले इसको देखिए साथियों कि भारत के बारे में इनमें से सही कथन कौन सा है। क्या भारत एक ईश्वरीय देश है? नहीं, एक ईश्वरीय नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में एक निश्चित राज्य धर्म नहीं है। न्याय केवल देश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाता है, ऐसा नहीं। अगर कोई बाहर से आता है ना, अगर उसके साथ कुछ गलत होगा उसको भी न्याय दिया जाएगा, लेकिन इस बात पे पूरी तरीके से सत्यता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये तो वाराणसी का करते हैं। कहां का करते हैं साथियों? ये वाराणसी का करते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है मुझे बताइए। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है कौन सी वस्तु? वो तो साथियों क्या होते हैं? वो ग्रह होते हैं। तो ग्रह ही तो साथियों सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेंगे। उसके बाद देखिए महासागरों की सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो कितना होता है साथियों? 27 डिग्री सेल्सियस ही महासागरों के सतही जल का औसत तापमान होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय साथियों कहां पर है? यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है मुझे बताइए। अगर बात करें यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है तो मैं कहूंगा न्यूयॉर्क में है। ठीक है। ओपेक की अगर बात करें साथियों ज्यूरिख में इसका मुख्यालय नहीं है, इसका मुख्यालय वियना में है।
इसका मुख्यालय कहां पर है साथियों? वियना में है। विश्व बैंक का मुख्यालय साथियों वाशिंगटन डीसी में है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, यानी कि गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं है, नहीं सुमेलित है, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अब देखिए, अब आप साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहां युग योगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए, दिल्ली में किया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बीपीसीएल ने कहां ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो कहां साथियों शुरू की है? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए साथियों फटाफट। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, बिहार आपका राइट आंसर होगा, यानी कि बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है। अगला सवाल है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य है। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मध्य प्रदेश की बात चल रही है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। तो यहां पर साथियों अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। हिंदी और सामान्य ज्ञान आप लोग देख चुके हैं। देखिए यहां पर एक सीरीज वाला साथियों सवाल है, यानी कि आपके सामने एक नंबर सीरीज दी जाएगी 20, उसके बाद 22, उसके बाद 27 और उसके बाद आपको बताना है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। उसके बाद 55 आना चाहिए और साथियों फिर 78 और फिर 109। देखिए अब यहां पर अगर बात करें सिंपल सा, यहां पर तो आप लोग साथियों बता सकते हो कि यहां पर कितना प्लस हुआ है। यहां पर अगर साथियों बात करते कितना प्लस हुआ है, +2 हुआ है। क्या +2? यहां पर कितना प्लस हुआ है? +5 हुआ है। यहां पर अगर बात करें, यानी कि 55 से जब 18 होगा तो यहां पर 23 बढ़ाया गया, 78 से 109 हुआ है, तो मेरे हिसाब से 31 यहां पर प्लस हुआ है। इतनी बात साथियों क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, ये सब साथियों अभाज्य, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी। अगर यहां पर साथियों 5 की अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 11 होती है। क्या होती है? 11 होती है। तो अगर मैं 27 में 11 प्लस करूं तो कितना आ जाएगा? 37 बोले तो 38 आ जाएगा। अब अगर 38 में मैं अगली अभाज्य संख्या प्लस करता हूं, जो कि साथियों एक तरीके से क्या होती है? 13 भी होती है। बिल्कुल 13 होती है। ठीक है, और उसके बाद साथियों 17 भी होती है। तो मैं कह सकता हूं साथियों अगर 17 यहां पर प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 55 आ जाएगा। मैं कहूंगा कि यहां पर 38 ही आएगा और 38 आएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। कह रहे कि 6 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, यानी कि एक पंक्ति हम यहां पर बना लेते, उसमें 6 लोग बैठे ना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये मैंने 6 लोग बना लिए। अब कह रहे कि उत्तर की ओर, यानी कि सबका मुंह जो है ना इस तरफ है। किस तरफ है साथियों? उत्तर की तरफ है। तो कह रहे कि H जो है ना ये D और G के बीच में बैठा है। क्या H जो है ना D G के बीच में बैठा है? कह रहे कि B L और A के बीच में बैठा है। ठीक है, कह रहे A और D अंतिम छोर पर बैठे। मान लीजिए साथियों A और D अंतिम छोर पर, मान लीजिए A इस वाले छोर पर बैठा है और D अंतिम छोर इस पर बैठा है। अब ये भी हो सकता था कि A यहां पर बैठता और D यहां पर बैठता, लेकिन नहीं साथियों। ठीक है, ये भी हो सकता था। तो मैं अभी तो साथियों यही मानकर चल रहा हूं, अगर सवाल का आंसर नहीं आएगा तो फिर हम A यहां पर बैठा लेंगे, यहां पर D यहां पर बैठा लेंगे। तो A और D अंतिम छोर पर बैठे, ये हो गया। उसके बाद इसको चालू कर दीजिए, H D और G के बीच में, यानी कि D यहां पर है, D और G के बीच में कौन है? H है, ये कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि B जो है ना ये L और A के बीच में, यानी कि L और A, L और ए के बीच में कौन है साथियों? बी है। 6 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट मैंने कर दी। कह रहे कि बी जी के मध्य, यानी कि बी और जी के मध्य में कौन है? तो बी और जी के मध्य में साथियों कौन है? एल है। तो एल क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, जैसे आपके एग्जाम में एसएससी जीडी के एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे साथियों, ठीक वैसा ही साथियों यहाँ पर आपके लिए कंटेंट तैयार किया गया है, आपके लिए क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए एडीएफ। अब यहां पर देखिए अगर बात करें ए 1 पर होता है और ये 4 पर, ये साथियों 6 पर हो जाएगा, और बी 2 पर होता है, ई 5 पर होता है, जी 7 पर होता है, सी 3 पर, 6 पर, ये 8 पर। अब देखिए यहां से 1 से 2 हुआ है, फिर 3 हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर साथियों क्या हो जाएगा? 4 हो जाना चाहिए, यानी कि डी आ जाएगा। ये 4 से 5 हुआ है, 6 हुआ है तो 7 आ जाएगा, 7 पर जी होता है। ये 6 से 7 8 फिर 9, यानी कि आई आ जाएगा। मैं कहूंगा डीजीआई कहां पर लिखा हुआ है? डीजीआई ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जी
CARDEN को क्या लिखा जाता है कि EBPECO लिखा जाता है। तो आपको ये बताना है कि FLOWER को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर बात करें G7 पर होता है, E5 पर होता है, इसमें कितना प्लस करना है, बस यही चीज आपको देखना है, कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है। G से साथियों क्या हो गया, E हो गया। अब देखिए यहाँ पर G7 पर होता है, E5 पर होता है, कितना घटाया गया है, मैं कहूंगा साथियों 2 घटाया गया है। उसके बाद यहाँ पर A से B हुआ है, यानी कि कितना बढ़ाया गया, 1 बढ़ाया गया है। और R से R 18 पर होता है, P 16 पर होता है, यानी कि फिर से साथियों 2 घटा दिया गया। और D 4 पर होता है, E 5 पर होता है, अब यहाँ पर 1 प्लस किया गया। और E 5 पर होता है, C 3 पर होता है, यानी कि 2 घटा दिया गया, 2 घटा दिया गया, ठीक है ना। और N 14 पर होता है, O 15 पर होता है, यानी कि 1 प्लस कर दिया। यानी कि जो यहाँ पर लॉजिक लगा है वही लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले जब आप यहाँ से 2 घटाओगे, 6 पर होता है 4 आ जाएगा, यानी कि D यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर साथियों L से 1 बढ़ाओगे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। यहाँ पर 2 घटाओगे, क्योंकि 2 घटा हुआ है ना यहाँ पर, तो 2 घटाओगे तब भी साथियों यहाँ पर M आ जाएगा। और W में साथियों कितना जोड़ना है, 1 प्लस करना है तो X आ जाएगा। E में 2 घटाना है, C आ जाएगा। और R में 1 प्लस करना है, S आ जाएगा। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें DMMXCS है तो ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, C नहीं बल्कि B में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर B के साथ थे, मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए ऊपर ठीक उसी तरह नीचे से संबंधित है, यानी कि ऊपर का संबंध नीचे से है, तो ये एक दूसरे के क्या हुए, एक दूसरे के विलोम ही तो हुए। तो यहाँ पर विलोम दे रखा है, ऊपर का विलोम नीचे, तो ठंडा का विलोम क्या होगा, कॉफी। सर्दी होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल सर्दी होगा या गर्मी होगा, यहाँ पर सर्दियों कंफ्यूज थोड़ी सी आपको हो सकती है। तो ठंडा का देखिए, ठंडी का विलोम एक तरीके, अरे भाई ठंडा और सर्दी कहीं ना कहीं ये एक ही है, विलोम कैसे आप लगा सकते हो या मैं कैसे लगा सकता हूँ भाई। ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर अगर बात करें, इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ साथियों, इसको थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके लिए, ठीक है, चलिए बड़ा कर देता हूं। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, आपको यह बताना है कि यहां पर आकृति कौन सी आएगी। ये आप कैसे पता लगा पाओगे कि यहां पर आकृति कौन सी आएगी। अब देखिए, अब इन तीनों का मुंह किधर है, इन तीनों का मुंह साथियों पहली वाली आकृति में इस तरफ है, और इसमें साथियों किस तरफ है, इसमें साथियों इस तरफ है, और इसमें किस तरफ है, तीनों का मुंह इस तरफ है। अब कौन सी दिशा बची है, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, अब बची साथियों यही तो दिशा है। तो 3 मुंह जिधर नीचे की तरफ होंगे वही आपका आंसर होगा। क्या 3 मुंह नीचे की तरफ इसमें है, नहीं। क्या इसमें है, नहीं। क्या इसमें है, नहीं साथियों, इसमें है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। देखिए यानी कि एक ऐसा साथियों हर बार आपसे सवाल पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा। यहां पर अगर बात करें शब्दकोश में, आपको लिखना है शब्दकोश के क्रम में, यानी कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, और उसके बाद यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, ये चीज आपको यहां पर बतलाना है। देखिए यहां पर FAC लिखा हुआ, यहां पर भी FAC लिखा हुआ है, यहां पर भी FAC लिखा हुआ, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। लेकिन सवाल यह होता है कि सबसे शुरू वाला लेटर कौन सा है FAC के बाद, ठीक है। E पहले आता है या I, तो मैं कहूंगा E पहले आता है, ठीक है। E पहले आता है या T, तो मैं कहूंगा E पहले आता है। E पहले आता है या U, तो मैं कहूंगा E पहले आता है, यानी कि पहला वाला ये सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करते, देखिए अब ये लिखा हुआ है FA, ठीक है, FAI, अब I पहले आता है, तो ये वाला I या ये वाला I, यहाँ पर L लिखा हुआ, यहाँ पर L लिखा हुआ है, यहाँ पर E लिखा हुआ है, यहाँ पर I लिखा है, तो मैं कहूंगा ये वाला पहले आ जाएगी। ये कौन सा है साथियों, ये 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 3 पहले आ जाएगा दूसरे नंबर पर, ये भी हो चुका है। अब साथियों कौन सा नंबर पर, अब यहाँ पर अगर बात करें कौन सा वाला आएगा, देखिए अब साथियों ये वाला आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा, और उसके बाद साथियों कौन सा आ जाएगा, ठीक है, फिर साथियों ये चौथा वाला आ जाएगा, और फिर ये 5वां वाला आ जाएगा। चौथा और 5वां हो गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन साथियों आपको नजर आ रहा है कि 1 3 2 4 5, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में ऐसा है, ए में ऐसा है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि एक विशिष्ट कूट भाषा में, क्या एक विशिष्ट कूट भाषा में MASTER को NBTUFS लिखा जाता है। तो इस भाषा में इनफ को यानी कि ENOUGH को साथियों क्या लिखा जा सकता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए ये M है, ये N है, यानी कि 1 बढ़ाया गया, ये A है, B है, 1 बढ़ाया गया,
एस से टी हो गया एक बढ़ाया गया, टी से यू हो गया एक, मतलब सब में एक बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें भी साथियों आप एक काम करो, एक 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 बढ़ा दो। तो जब आप इसमें एक 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 बढ़ाओगे तो यहाँ पर साथियों एफ आ जाएगा, यहाँ पर एन के बाद ओ होता है, ओ के बाद पी होता है, यू के बाद वी होता है और जी के बाद एच होता है, एच के बाद आई होता है। ऐसा कौन से ऑप्शन में साथियों मैं कहूंगा, ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में इनमें से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा? देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए अगर यहां पर जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूं जैसे या सवाल में आपसे अगर पूछा जाए कि ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत एक को छोड़कर ये वाला होगा, यानी कि ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डी का विपरीत क्या होगा, तो डी का विपरीत एक को छोड़कर एफ हो जाएगा, यानी कि डी का विपरीत क्या हो गया, एफ हो गया। अब बचा क्या साथियों, बी और सी बचा, तो बी का विपरीत सी हो जाएगा या सी का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, सी बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें कि डी और एफ एक दूसरे के विपरीत है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल डी एफ विपरीत है। बी ई विपरीत है, मैं कहूंगा नहीं भाई बी का विपरीत तो सी होता है, ये गलत हो जाएगा। एफ का विपरीत ई होता है क्या, नहीं, मैं कहूंगा ई का विपरीत ए होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सी का विपरीत क्या एफ होता है, मैं कहूंगा नहीं भाई सी का विपरीत तो बी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, तो ये आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि उस शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। जैसे कि इस इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित के लिए क्या ये आरेख बन सकता है, मैं कहूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इंजीनियर पढ़ा लिखा होगा, स्नातक पढ़ा लिखा होगा, लेकिन अशिक्षित बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये तो इसका एक अलग से ऐसा गोला बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें उसके अंतर्गत और उसके अंतर्गत ऐसा करके ऑप्शन हमें ढूंढना होगा। तो किसान, ग्रामीण, साक्षर ये भी साथियों नहीं बन सकता, डॉक्टर, नर्स, इंसान ये भी नहीं बन सकता, महिलाएं, माताएं, पुत्रियां साथियों ये बन सकता है। अगर हम साथियों यहाँ पर अगर बात करें, मान लीजिए महिलाएं ये हो गई, तो माताएं साथियों ये हो गई और पुत्रियां हमने ये मान ली, तो ऐसा ही तो आरेख बना हुआ है। यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि CAMEL को ECNGN लिखा जाता है, HORSE को JQSUG लिखा जाता है, तो WHALE को साथियों क्या लिखा जा सकता है, या आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए ये 3 है, ये ई है, यानी कि कितना बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया, 2 लिख लेते हैं हम साथियों। उसके बाद ए से साथियों सी हुआ है, यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है। एम से साथियों एन हुआ, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। और ई से जी हुआ, यानी कि 2 बढ़ाया गया है। और एल से साथियों एन हुआ, यानी कि 2 बढ़ाया गया। तो आपको देखिए कि इसमें ये लॉजिक लग रहा है, एच से जे 2 बढ़ाया गया, ओ से यानी कि 15 से 17, बिल्कुल साथियों इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है। ई से जी हो गया, यानी कि 2 बढ़ाया गया। तो इसमें साथियों जब आप 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो साथियों वाई आ जाएगा। इसमें अगर आप 3 बढ़ाएंगे ये वाला, तो साथियों 11 पर होता है के। इसमें 1 बढ़ाएंगे तो बी हो जाएगा। एल में 2 बढ़ाना है साथियों एन हो जाएगा। ई में 2 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, ई एफ एफ जी, तो जी आ जाएगा यहाँ पर। अब आपको बताने के ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, तो मैं कहूंगा वाई के, ठीक है। देखिए वाई के कहां पर लिखा हुआ, वाई के तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, कुछ मिस्टेक हमसे हो गई, जरा देखिए क्या। अच्छा ये एच 8 पर होता है क्या साथियों, ठीक है। देखिए डब्ल्यू की अगर बात करें 23 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है। और डब्ल्यू से साथियों यहां पर क्या आपका बना दिया गया है, आपका साथियों यहां पर वाई बना दिया गया है। तो वाई तो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा बाकी BNG भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कत आपको लग रही है। देखिए ये कितना बढ़ाया गया, तीसरा वाला देखिए जरा, M 13 पर होता है। अच्छा ये 1 बढ़ाया गया यहाँ पर, तो ठीक है। और मैंने कितना बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, दूसरा वाला A से, अच्छा 2 बढ़ाया गया, हाँ समझ गया, 2 बढ़ाया तो J आना चाहिए भाई, यहाँ पर गलती मुझसे हुई है। अरे भाई A 1 पर होता है, C 3 पर होता है, यानी कि 2 बढ़ाया गया। O 15 पर होता है, Q 17 पर होता है, 2 बढ़ाया गया, तो मुझे यहाँ पर 2 लिखना चाहिए। और मुझे यहाँ पर बढ़ाना भी चाहिए था साथियों 2, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 बढ़ेगा, और जब यहाँ पर 2 बढ़ेगा ना, तो H होता है 8 पर, J होता है साथियों 10 पर, तो J आ जाएगा यहाँ पर। YJBNG कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए साथियों, अभी हम लोग मैथ के बहुत शानदार कॉन्सेप्ट वाले साथियों क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग साथियों बने रहिए, और आपका सिलेक्शन तो मैं बहुत आराम से करवा डालूंगा। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते, आपके सामने के क्वेश्चन आएगा इस टाइप का,
आपके सामने कुछ लेटर्स होंगे, उनके बीच में कुछ खाली जगह होंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इन खाली जगह में कौन कौन से लेटर आएंगे। पहला काम आपको करना है कि इन सभी खाली जगह के साथ साथ लेटर्स को साथियों काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 15 है। तो मैं कहूंगा हो सकता हो 5 का पेयर बने, हो सकता हो 3 3 3 का पेयर बने। तो 5 का एक बार बनाकर देख लेते, आंसर आ जाता है तो ठीक, वरना 3 का बनाएंगे। 1 2 3 4 5 तो ये हो गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 ये हो गया ना, ये हो गया। 1 2 3 4 5 ये हो गया और 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए अब अगर बात करें ना, अब अंत में डी आ रहा है और यहां पर भी डी है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी आपका डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर दूसरे नंबर पर के है, तो यहां पर भी हम के बना लेंगे और यहां पर भी हम के बना लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे साथियों, आर डी है तो आर यहां पर आ जाएगी, यानी कि आर डी ये हो गया और आर यहां पर आ जाएगा, आर डी ये हो गया। शुरू में वी है तो यहां पर साथियों वी आ जाएगा। अब आपको करना है कि कौन कौन से लेटर आपने अपने पेन से लिखे। आपने के लिखा है, आपने डी लिखा है, आपने फिर से साथियों के लिखा है, आपने फिर आर लिखा है और आपने फिर वी लिखा है और साथियों फिर आपने आर लिखा है। तो यहां पर अगर बात करें ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, के डी के आर वी आर, तो कौन से ऑप्शन में साथियों ऐसा लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी वाले में ऐसा लिखा हुआ है। बी वाले में लिखा हुआ है तो मैं कहूंगा क्या कि यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए सवाल यहाँ पर ये बहुत शानदार है और ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 18 को जैसे यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, उसी प्रकार अगर बात करें 20 को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, और उसी प्रकार साथियों 16 को यहाँ पर 23 लिखा गया है। तो ये 18 से 26 कैसे बनाया गया है साथियों, ये सबसे पहले आपको यहाँ पर बतलाना है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपको सोचना है कि 18 से 26 कैसे हुआ। देखिए 18 में अगर हम साथियों इसके आधा मिला दें, यानी कि 18 का आधा कितना होता है साथियों 9, यानी कि 18 में अगर हम 9 मिला दें तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और उसमें से 1 घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार साथियों इसमें 16 में अगर इसी का आधा प्लस करें, यानी कि इसमें अगर हम प्लस करें 8 और उसमें 1 घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा 23 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसका आधा प्लस करें कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और उसमें से हम उसमें से हम 1 घटा दें तो यहाँ पर साथियों 29 आ जाएगा। तो यहाँ पर 29 आएगा। क्या ऑप्शन में कहीं 29 है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में 29 है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों बहुत शानदार है। देखिए कहने के ए डी का पिता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं साथियों, मान लीजिए ये आपका ए हो गया और ए जो है ना साथियों, ए जो है ये डी का पिता है, ठीक है, तो डी पुत्र है ना, तो डी नीचे आ जाएगा, ठीक है, ए डी का पिता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहे कि सी और डी भाई हैं, यानी कि ये और ये सी और डी ये दोनों भाई हैं, तो मैं कहूंगा ये दोनों प्लस हैं। प्लस हम पुरुष के लिए लगाते हैं और इस माइनस लगाते हैं स्त्री के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है बी की माँ है जी, तो बी की माँ है जी, कोई दिक्कत नहीं। और बी का भाई सी है, तो बी का भाई सी है और बी की माँ कौन है, जी है, तो ये जी हो गई। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों आपस में पति पत्नी है और ये तीनों आपस में भाई बहन है। तो लिखा हुआ है कि ए किस प्रकार संबंधित है जी से, यानी कि ए क्या कहेगा जी को, तो ए क्या कहेगा जी को साथियों, पत्नी कहेगा। पत्नी कहेगा तो पत्नी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बहुत आराम से साथियों, बहुत अच्छे तरीके से इसको देखिए और मुझे बता दीजिए कि सही जवाब आपका क्या होगा। लिखा हुआ है कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने। कथनों के अकॉर्डिंग आपको बताने के कौन कौन से निष्कर्ष आपके सही हैं। कह रहे कि सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है। मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगे, ये सभी स्कूटर हो जाएंगे। और कह रहे कि सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है, तो सभी स्कूटर साथियों 2 पहिया लिख लेते हैं, 2 पहिया वाहन है। सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है, यानी कि सभी साइकिल जो है ना वो इसके अंदर आ जाएंगी, सभी साइकिल, ये हो गई। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है, कौन सा आपका गलत है। कहने के सभी स्कूटर साइकिल हैं, तो सभी स्कूटर साइकिल हैं। सभी भाई स्कूटर और साइकिल का तो कोई संबंध नहीं है, ठीक है। हम ये भी नहीं कह सकते थे कि कुछ स्कूटर साइकिल है या कुछ साइकिल स्कूटर, ये भी नहीं कह सकते थे, तो ये गलत हो जाएगा। सभी साइकिल स्कूटर हैं, सभी साइकिल स्कूटर कैसे हो सकती हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ।
एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपए है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? साथियों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए किसी वस्तु पर अगर कोई मान लीजिए मूल्य लिखा हुआ है, ठीक है, अंकित मूल्य है 850 रुपए, तो 850 की वो थोड़ी ना दे दी जाएगी, उस पर साथियों कुछ यहाँ पर छूट भी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब उसने 30% की छूट दे दी तो फिर वो उस पर बेचने पर नुकसान हो रहा है, और कितने का नुकसान हो रहा है? 15% का नुकसान हो रहा है। तो साथियों हम सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि जब 850 पर 30% की छूट दी जाती है, ठीक है, तो कितनी बनती है? 850 पर 30% की अगर छूट दी जाएगी, 0 से ये 0, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 85 का 3 गुणा निकाल लो साथियों, 5 3 15 हो जाएगा, 8 3 24 और 1 25, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 850 रुपए की अगर कोई चीज है, 30% की अगर छूट दी जाएगी, यानी कि 255 रुपए उसमें से कम कर दिए जाएंगे। तो 255 रुपए उसमें से कम कर दिए जाएंगे। तो इसको 255 माइनस कर लो, 5 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, ये 7 हो जाएगा, साथियों 595 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है साथियों, जब किसी वस्तु पर यानी कि 850 रुपए की जो वस्तु है उस पर 30% की छूट दी जाती है तो वो वस्तु 595 रुपए में बिकती है। अब पता मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया है, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 850 का आप 30% की छूट दी जा रही ना, तो उसका 70% आप निकाल लो, बस 0 से 0 0 कैसे 85 की 7 से गुणा कराओगे यही आएगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की गहराई से आपकी समझ में आ जाए इसलिए साथियों मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब जब 15% की, अब जब 595 रुपए में उसको बेचा जाता है तो 15% की उसको हानि होती है, यानी कि वो वस्तु 85% में जा रही है, ठीक है। अब वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। क्रय मूल्य की अगर बात करें तो 100% हम कहते हैं हमेशा क्रय मूल्य को। तो जब 85% की वैल्यू 595 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत आराम से साथियों निकल आएगी। ये 85 नीचे हो जाएगा, इसकी गुणा 100 से हो जाएगी, तो 17 पंजे 85 हो जाएगा, ठीक है। 17 तिया कितना हो जाएगा? एक तरीके से आपका 51 हो जाएगा, 8 जाएगा, ये 85 हो जाएगा, 17 पंजे 85 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा साथियों, और 5 तिया आपका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको, अच्छा यहाँ पर 3 आएगा, 1 सेकंड, 17 पंजे 85 हो जाएगा, और 17 तिया आपका 51 हो जाएगा, 8 जाएगा 85 हो जाएगा, 17 पंजे 85 हो जाएगा, और डबल 0 इसमें लग जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, डबल 0 लग जाएगा, यानी कि 700 रुपए वस्तु का क्या होगा साथियों? क्रय मूल्य होगा, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि ABC अकेले एक कार्य को 12, 10 और 15 दिन में करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है तो बी उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। कहने के तीनों एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़कर चला जाता है तो शेष अकेले ए द्वारा कितने दिनों में वो काम किया जाएगा? यानी कि जितना काम बचा है ना, वो कितने दिन में ए पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपने सबसे पहला स्टेप किया कि ए ने भाई 12 दिन में, बी ने 10 दिन में काम करता है, सी अगर उसी काम को अकेले करे तो 15 दिन में करता है। अगला स्टेप आपको करना है कि एक ऐसा नंबर यहां पर ले लेना है जो कि तीनों से नंबर से कट जाए। तो क्या होगा? 24 होगा, 36 होगा, 60 होगा, 60 होगा। साथियों देखिए 12 पंजे 60 हो जाएगा। अब यहां पर वो टाइम्स लिख लो जितनी बार में कटेगा, 10 छंग 60 और 15 चौक साथियों कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब ये जो 60 यहां पर जो मैंने नंबर लिखा है, ये पता क्या है? ये टोटल काम है। ये क्या है साथियों? ये टोटल काम है। तो अब यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि 3 दिन तक काम होता है। भाई 3 दिन तक काम जो है ना वो तीनों लोग करते हैं, और ये 5 6 4 क्या है पता? ये ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करते हैं। तो अगर ये तीनों किसी काम में लगते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 4 10 15, यानी कि 15 काम करते हैं ये दोनों एक दिन में। और यहां पर कहा गया है कि पहले 3 दिनों तक तो तीनों काम करते रहते हैं, यानी कि 3 दिन तक तीनों काम करते रहते हैं, तो 45 काम हो गया। बचा कितना काम? 15, यानी कि 60 काम था तो 45 हो गया, 15 काम बचा। तो कह रहे कि अब बी और सी काम छोड़ देते हैं, यानी कि अब ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब सिर्फ ए काम करेगा। ए एक दिन में 5 काम करता है, काम बचा है 15, तो साथियों कितने दिन में निपट जाएगा? ये 3 दिन में काम निपट जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा गया है साथियों, 3 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी कुछ सवाल आपके सामने यहाँ पर बचे हैं जो कि बहुत टॉप लेवल के हैं आपके सामने। चलिए, एक मशीन का प्रतिवर्ष, क्या साथियों यहां पर अगर बात करें, एक मशीन का प्रतिवर्ष
10% मूल्य ह्रास होता है, यानी कि कोई किसी रकम में 10% कम हो रहा है हर साल। तो कह रहे हैं कि मशीन की वर्तमान कीमत अभी अगर 2.5 लाख है और 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें, आपको पी यहाँ पर दे रखा है कितना है, 2.5 लाख है। कितना है साथियों, 2.5 लाख है। आपको मिश्रधन निकालना है, यानी कि ए आपको निकालना है। उसके अलावा रेट भी आपको दे रखा है, दर भी आपको दे रखी है 10%, और समय भी आपको साथियों दे रखा है 2 वर्ष का। तो वही साथियों सूत्र लगा दीजिए, क्या ए बराबर पी 1 प्लस, ठीक, अब यहां पर माइनस आए क्योंकि यहां पर कमी हो रही है, तो यहां पर 1 माइनस, एक सेकेंड, 1 माइनस आर बटे 100 की पावर टी हो जाएगी। ए आपसे पूछा जा रहा है, ए हो गया, ठीक है। पी कितना है साथियों, 2,50,000 है, तो 2,50,000 ये मैंने लिख लिया। अब यहां पर अगर बात करें साथियों 1 प्लस आर कितना है, 10%, फिर मैंने प्लस लिख लिया, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूं, माइनस कर लेता हूं, एक सेकेंड, ये आपका माइनस हो गया। और आर कितना है साथियों, आर आपका 10% है, 10/100 आ गया और पावर 2 आ गई। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 एकम 10, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, यानी कि 9/10 इधर आ जाएगा, पावर 2 लगी है ना, तो 2 बार इसको लिखना पड़ेगा। और जैसे ये साथियों 2.5 लाख लिखा है, वैसे ये 2.5 लाख मैंने लिख दिया। इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब अगर बात करें ए बराबर आपके सामने आ गया है 2500, क्या, ठीक है ना, 2500 गुणा 9 नीम 81, बस आपको इसकी गुणा कराना है, आंसर आपका सामने आ जाएगा। अब 25 की गुणा साथ 81 करा लीजिए आप लोग, तो 25 आ जाएगा। और यहाँ पर 25 अट्ठे 200 होता है, तो ये 5 आपका आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना, और 0 आ गया, 2 आ गया, यानी कि 2000, ठीक है। ये 25 और ये 00 जो है ना वो अब लग जाएंगे। तो अब अगर बात करें साथियों 2,25,000 कहां पर लिखा हुआ है, 2,25,000 आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ही तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि एक आयताकार खेत है, तो एक आयताकार ये खेत हो गया, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात, यानी कि लंबाई अगर 4 है तो चौड़ाई 3 होगी, और कहने के 2 रुपए क्या, ठीक है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या कहा गया है, 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत जो है वो कितनी है, वो 600 मीटर है, सॉरी 600 रुपए है। तो खेत की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, खेत की लंबाई 4 के अनुपात में इस 4 का मान आपको बताना है। अब यहां पर अगर बात करें, क्या बात करें कि यदि 2 रुपए के हिसाब से, मतलब 1 मीटर का खर्चा 2 रुपए है, तो 600, ठीक है, 600 रुपए जाएंगे, 600 रुपए जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा इसको भाग करेंगे तो यहां पर साथियों 30 मीटर आपका आ जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर, यानी कि 30 मीटर स्क्वायर ही तो आपका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। क्या होगा साथियों, यही तो आपका क्षेत्रफल होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, यानी कि 4x गुणा 3x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 300 हो जाएगा। 4 तियां 12, यानी कि 12x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। x स्क्वायर साथियों बराबर कितना हो जाएगा आपका, 300/12 हो जाएगा। इसको अगर कट करेंगे नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर 15, 150 आ जाएगा। 2 सत्ते 14 हो गए यहाँ पर, और 2 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको अगर कट करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 पंजे 15, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर साथियों आपका क्या आ गया, 25 आ गया। तो एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों खेत की लंबाई क्या है, भाई खेत की लंबाई तो 4 थी, यानी कि 4x थी। तो जब खेत की लंबाई 4x थी और x का मान 5 है, तो मैं कह सकता हूं कि 4 गुणा 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है। तो मैं कहूंगा कि 20 सेंटीमीटर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कहने के एक दुकान 30% और 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है, और 1200 रुपए क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य साथियों कितना होगा, ये आपको यहां पर बताएं। यानी कि 1200 रुपए की एक वस्तु है, इस पर 30% की छूट दी जा रही है, यानी कि इसको 70% में बेचा जा रहा है। फिर इस पर 25% की क्रमिक छूट दी गई साथियों, यानी कि 75% में इसको बेचा गया। तो बस इसको आपको कैलकुलेट करना है और आंसर मुझे बता देना है। तो 25 तियां और 25 चौक, ये पूरा कट गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया बिल्कुल। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और 84 हो गया, 0 भी इसको लगा लीजिए। और यहां पर क्या बचा साथियों, 3/4 बचा, 4 एकम 4, यानी कि 4 दूना 8, 4 एकम 4, 0 हो गया। तो 210 की गुणा 3 से कराओगे, क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 630 आपका बिल्कुल सही जवाब, जो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। उसके बाद देखिए कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका महत्तम समावर्तक 6 है, उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। कभी भी आपको सवाल में HCF दे रखा हो और 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, तो जब आप
HCF की पहले अनुपात से गुणा कराएंगे तो आपकी वो पहला नंबर निकलेगा, यानी कि 6 तियां 18 ये पहला नंबर हो गया, 6 पंजे 30 ये आपकी साथियों दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, तो अब उनका लघुत्तम समावर्तक यहां पर आपसे कुल मिला के क्या किया जा रहा है साथियों, पूछा जा रहा है। आपने वो सूत्र सुना होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। HCF 6 है और LCM आपसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 6 कम 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 18 पंजे कितना हो जाएगा साथियों 90 हो जाएगा, यानी कि यही तो LCM हो जाएगा 90। और 90 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देख लीजिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अब यहां पर देखिए बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं 12 और ये भाग है, ये क्या है साथियों, ये भाग है। तो बड़ा वाला ब्रैकेट है, 12 है, भाग है। अब ब्रैकेट के अंदर 3 गुणा 2 है या 2 गुणा 3 है, तो इसको कर लो 6 आ जाएगा, यानी कि यहां पर आपका क्या आ गया साथियों 6 आ गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 6 आ गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद साथियों देख लीजिए यहां पर अगर बात करें 24 है प्लस है और यहां पर 3 आ जाएगा यहां से करके। ठीक है, अब 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि यहां पर क्या आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, आपका क्या आ गया साथियों 2 आ गया। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये भी भाग है, टाइपिंग सही नहीं हो पाई है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये भी आपका साथियों भाग यहां पर हो गया, तो यहां पर भी आपका भाग आ जाएगा। और 24 प्लस 3 कितना आपके सामने हो जाएगा, अच्छा ये भी भाग है, दिक्कत ये है ये भी भाग है, मतलब भाग को प्लस कर दिया गया है। तो जब ये भाग है 3 कम 3, 3 7 21, 3 8 24, यानी कि यहां पर 8 आ जाएगा, यानी कि 2/8 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 1/4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 1/4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। बस साथियों इतने ही सवाल थे। तो आपको कैसी लगी साथियों ये क्लास, क्योंकि आपने यहाँ पर रीजनिंग देखी, मैथ देखी, उसके अलावा साथियों बहुत सारे मतलब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी को देखा, हिंदी देखी, जीके देखी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और इस वीडियो को साथियों शेयर आप लोग अवश्य कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहती हो इंपॉर्टेंट PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक में साथियों एक ग्रुप का लिंक आपको दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, लिंक है, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट PDF साथियों मिलती रहेंगी। ठीक है, उसके अलावा साथियों अगर बात करें आपके लिए एक PDF साथियों तैयार करवाई जा रही है PYQ की, यानी कि SSC GD में अभी तक जितने क्वेश्चन आए मैथ के, रीजनिंग के, सब कुछ आपको साथियों दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको भी साथियों आप लोग लेना ना भूलिएगा, इसलिए ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्लेलिस्ट का साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस प्लेलिस्ट में साथियों कुछ वीडियोज आपको मिल जाएंगी, उनको जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।